हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुनेक में। और जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे आपकी सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की भली भांति तैयारी करा रहे हैं। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, DSSS जैसी सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलिएगा, जिससे समय समय पे आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागोजी। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश पेडागोजी हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चों को इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न रहती है। इसलिए मैं इसको इंग्लिश इनटू हिंदी, मैं दोनों में ही ट्रांसलेट करके आपको समझाता रहूँगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है और आप कोई भी सॉल्यूशन चाहते हैं या फिर मेरे टीचिंग मेथड में कोई भी प्रकार का चेंज चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पेडागोजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रीड करने जा रहे हैं लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। कि लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम, इन दोनों के बारे में। जैसा कि आप हिंदी में तो पढ़ ही चुके हैं इन सभी चीज़ों को, बट इंग्लिश में अक्सर कन्फ्यूज़न होती है। सीटेट जैसी परीक्षाओं में, केवीएस जैसी परीक्षाओं में बच्चे गलत कराते हैं, ऑप्शंस नहीं समझ पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती है और इंग्लिश में गलतियाँ हो जाती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट कह रहा है एक्वायर लैंग्वेज थ्रू इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चा होता है वो लैंग्वेज यानी भाषा को कहाँ से अर्जित करता है। अभी बात कर रहे हैं हम भाषा अर्जन की, ना कि भाषा के अधिगम की। तो भाषा अर्जित कैसे करता है बच्चा? थ्रू इन्वायरमेंट। जो पर्यावरण होता है, वातावरण होता है जिसमें बच्चा निवास कर रहा है, वो अपने चारों ओर से ऑब्जर्व करके अपनी भाषाएं जो उसके चारों तरफ बोली जा रही हैं उनको ऑब्जर्व करके सीखता है। इस तरीके से होता है भाषा का अर्जन, यानी बच्चे की भाषा का अर्जन होता है उसके इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से, उसकी वातावरण से। क्लियर है? सेकंड पॉइंट कह रहा है एक्वायर लैंग्वेज विदाउट एनी डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट। यानी कि बच्चा जो लैंग्वेज अर्जित करता है, यानी जो भाषा वो अर्जित करता है, वो जानबूझकर नहीं, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता उसको, कोई कॉन्शियस एफर्ट या जानबूझ के कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। वो खुद ही नेचुरली उन चीज़ों को अर्जित कर लेता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और भाषा को सीख जाता है। जैसे वो देखता है उसके वातावरण में जो भी निवास कर रहा है वो कैसी भाषा बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है या फिर अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उन सभी को वो ऑब्जर्व करके सीख लेता है। इसीलिए बोलते हैं कि बच्चा सभी चीज़ें सीख लेता है, इसलिए उसके सामने अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, उसको शिष्टाचारी आचरण सिखाने चाहिए, ना कि किसी और गलत प्रकार के आचरण उसके सामने करने चाहिए, क्योंकि बच्चा तुरंत चीज़ों को सीख लेता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है होम लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन अ नेचुरल वे। जो होम लैंग्वेज यानी कि उसकी जो घरेलू भाषा होती है वो एक नेचुरल वे में वो सीखता है, यानी जो उसके घर में बोला जा रहा है, जो भी वो बोलता है सीखता है, वो एक नेचुरल वे में सीखता है, इसलिए उसमें कोई भी कमी नहीं होती है और वो उन चीज़ों को अर्जित कर लेता है जल्दी ही। वह लोगों को देख देख कर अर्जित करता है कि नहीं? अब बात आती है फोर्थ पॉइंट की, थ्रू डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स इज कॉल्ड लर्निंग प्रोसेस। अभी तक हमने आपको बताया इन फर्स्ट थ्री पॉइंट्स में कि बच्चा कैसे भाषा को अर्जित करता है, यानी भाषा अर्जन कैसे होता है, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देन बात आती है लैंग्वेज लर्निंग की। अब लैंग्वेज लर्निंग कैसे होती है? थ्रू डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट्स, यानी कि अब बच्चा जानबूझकर और कॉन्शियस एफर्ट करता है। ठीक है ना? तो अब वो खुद से सीखने की प्रवृत्ति डेवलप करता है, खुद से प्रयास करता है, तब वो भाषा का अधिगम प्राप्त करता है, यानी कि भाषा को सीखता है। अभी तक बात हो रही थी अर्जन की, वो कि नेचुरली होती है, बट यहाँ पे बच्चा जानबूझकर प्रयास करता है और सीखने का प्रयास करता है, तभी उसको भाषा अधिगम हो पाता है प्राप्त। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, क्रिटिकल पीरियड। व्हाट इज कॉल्ड क्रिटिकल पीरियड? अक्सर इस क्वेश्चन पूछा जाता है, सीटेट में तो मोस्टली पूछा जाता है कि क्रिटिकल पीरियड किसको कहते हैं, किस कंडीशन में क्रिटिकल पीरियड होता है। तो ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग, जब बच्चा भाषा अधिगम ले रहा होता है, व्हेन इट कैन बी लर्न विद ग्रेटर ईज देन एनी अदर टाइम। यानी कि वो समय जब बच्चा भाषा अधिगम बहुत ही आसानी से सीख ले, उन सभी उन सभी जितने भी प्रयास उसने इन पास्ट किए हुए हैं इससे पहले, उनसे सबसे आसानी से जिस पीरियड में वो सीख लेता है, यानी कि वो उसका क्रिटिकल पीरियड कहलाता है। यानी जिस पीरियड में बच्चा भाषा बहुत ही आसानी से सीख लेता है, भाषा का अधिगम प्राप्त कर लेता है बहुत ही आसानी से, उस पीरियड को कहते हैं क्रिटिकल पीरियड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसमें वो सबसे आसानी से चीज़ों को सीख ले। क्लियर है? देन आती है फिर से लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन की बात। इसको कहा गया है एक नेचुरल प्रोसेस, मैंने पहले ही आपको बता दिया, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको दोबारा से रिपीट किया हुआ है।
तो आपको क्लियर हो गया ना कि भाषा अर्जन अगर देखा जाए तो ये नेचुरली होता है, इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इन्वायरमेंट से होता है। एंड जो भाषा लर्निंग यानी भाषा अधिगम होता है, या कैसे होता है, ये होता है जानबूझकर, यानी बच्चे के खुद के एफर्ट्स के द्वारा। एंड क्रिटिकल पीरियड भी आपको क्लियर हो गया है कि जिस पीरियड में बच्चा सबसे आसानी से भाषा का अधिगम प्राप्त कर ले। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की। लैंग्वेज LSQ जिसको बोलते हैं, लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। आपको पता है बहुत ही अच्छे से कि बच्चे को जो लैंग्वेज होते हैं उसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से डेवलप होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंतर्गत क्या क्या आता है कि इंग्लिश बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। जो आपकी अंग्रेजी भाषा है वो किससे संबंधित है, इंडो यूरोपियन, ठीक है ना, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। जो अपने यहाँ इंडिया प्लस यूरोपियन, जो इंडो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन सभी फैमिलीज़ की लैंग्वेजेस से बिलोंग कौन सी लैंग्वेज करती है, दैट इज़ कॉल्ड इंग्लिश। सो इंग्लिश बिलोंग करती है इंडो यूरोपियन फैमिली से, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ऑप्शन होगा इंडो यूरोपियन फैमिली। सेकेंड पॉइंट है लैंग्वेज इज अ सिस्टम। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम। क्वेश्चन बहुत पूछा गया, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ सिस्टम, पद्धति है एक। और कैसी पद्धति है, रूल गवर्न सिस्टम, ठीक है ना, रूल गवर्न सिस्टम, ठीक है। थर्ड है इंग्लिश इज अ नेटिव लैंग्वेज, यानी नेटिव लैंग्वेज मीन्स होता है आपके आसपास जो हर जगह बोली जाती हो, पड़ोस में आसपास लोगों से बातचीत करने में, दैट इज कॉल्ड नेटिव लैंग्वेज। आपसे जानी मानी भाषा उसको कहेंगे नेटिव लैंग्वेज। एंड फॉरेन लैंग्वेज, आप भी अच्छे से जानते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए फॉरेन लैंग्वेज है जिसकी देश की ये खास भाषाओं में से नहीं है, मुख्य भाषाओं में नहीं है, तो उसके लिए ये फॉरेन लैंग्वेज होती है। जैसे हम सभी भारतीयों के लिए भी इंग्लिश है एक फॉरेन लैंग्वेज ही है। एंड सेकेंड लैंग्वेज ऑल्सो। सो हम इसको क्या क्या कहते हैं, नेटिव लैंग्वेज ही कहते हैं, फॉरेन लैंग्वेज भी कहते हैं, एंड सेकेंड लैंग्वेज भी कहते हैं, बट नॉट हेरिटेज लैंग्वेज। इसको एक हेरिटेज यानी विरासत की भाषा नहीं कहा जाता है, ये दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बनता है कि हेरिटेज लैंग्वेज अगर कहा गया तो वो करेक्ट नहीं होगा, वो फॉल्स होगा। एंड अगर उसको नेटिव लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज कहा गया है तो ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, सो द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, कैसी भाषा है अपने देश में, अपने इंडिया में इसका स्टेटस कैसा है, एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको एज एन एसोसिएट लैंग्वेज यूज किया जाता है, ओके। देन आता है फिफ्थ पॉइंट स्टेटस ऑफ हिंदी इन इंडिया। अब हिंदी का स्टेटस क्या है, मैंने सोचा यहीं पे आपको क्लियर कर दूं तो आपको बार बार इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश हमारे देश में यानी इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर मानी जाती है। सॉरी, हिंदी हमारे देश में एक ऑफिशियल लैंग्वेज यानी एक ऑफिशियल भाषा के रूप में जानी जाती है, क्लियर है। देन बात आती है सिक्स पॉइंट की NCF 2005, जो कि NCF है उसमें 2005 में क्या बताया गया, NCF के अकॉर्डिंग इंग्लिश को क्या प्लेस दिया गया है और क्या बताया गया। इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, यानी कि इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज की प्लेस नहीं दी गई है। इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू NCF 2005 ऑब्जर्वेशन, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। NCF 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश की कौन सी लैंग्वेज होता है, सेकेंड लैंग्वेज, राइट। देन आता है सेवन पॉइंट अकॉर्डिंग टू NCF 2005 इंग्लिश इन इंडिया अ ग्लोबल लैंग्वेज। क्या कैसी है, अ ग्लोबल लैंग्वेज, यानी कि एक ग्लोबल लैंग्वेज की तरह बात कर रही है इंग्लिश की। कौन कहता है, NCF 2005। और बट कहाँ, इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। मल्टीलिंगुअल मीन्स ऐसा देश जहाँ पे कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ पे अगर इंग्लिश है तो उसको क्या बोला जाएगा, ग्लोबल लैंग्वेज। यानी एक मल्टीलैंग्वेज कंट्री में कैसा कहा जाएगा इंग्लिश को, ग्लोबल लैंग्वेज, राइट। अब आ जाती है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अब ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आप ही जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लूम ने क्या क्या दिया है, ब्लूम ने स्टेप्स बता रखे हैं। क्या क्या स्टेप्स बताए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप आता है रिमेंबरिंग, यानी कि याद करना, अपने दिमाग में कोई चीज़ को रिमाइंड करना। सेकेंड आता है अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग में ब्लूम ने क्या बताया है कि समझदारी, बच्चा किस तरीके से चीज़ों को समझता है, जिन चीज़ों को वो सुन रहा है, जिन चीज़ों को उसको बताया जा रहा है वो उनको समझ किस लेवल तक रहा है, तो इसमें बात करी उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की। देन आता है अप्लाइंग, जो चीज़ें उसने समझी अब उसको वो अप्लाई कहाँ पे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, पॉजिटिवली कर रहा है, निगेटिवली कर रहा है, ये सब कुछ आता है अप्लाई करने में। देन ये आता है अप्लाइंग में। देन आता है एनालाइजिंग, अब वो चीज़ों को अप्लाई भी कर चुका है, अब वो उसका इफेक्ट जो पड़ रहे हैं, जो उसके आउटपुट्स मिल रहे हैं, आउटकम्स मिल रहे हैं, उनको वो ऑब्जर्व करके एनालाइज करने की कोशिश करता है, राइट।
यानी उनका निरीक्षण करता है। देन आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में वो क्या करेगा, चीज़ों को बहुत मतलब जिस तरीके से उसने चीज़ों को एनालाइज कर लिया, अब उनका इवैल्यूएशन करेगा। इवैल्यूएशन मीन्स मतलब कि समझेगा इसमें कितना उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, कितना नेगेटिव मिला है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करेगा, राइट। फिर ये इवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएटिंग बोथ पॉइंट्स आर सेम, सो ये मिसप्रिंट हुआ है। देन आता है क्रिएटिंग। नाउ क्रिएटिंग मीन्स अब वो चीज़ें जितनी सीख चुका है, आजमा चुका है, अब वो चाहता है कि उनको कहीं और अप्लाई करके कुछ नया करने की कोशिश करे, यानी सृजनात्मक शक्ति का विकास हो चुका है और अब बारी आ गई है उन चीज़ों को आजमाने की, राइट। तो वो क्रिएटिविटी की ओर अपने आप को फॉरवर्ड करता है। नाउ इवैल्यूएटिंग एक बार मेंशन करता हूँ फिर से, विच लर्निंग डोमेन कॉन्स्टिट्यूट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग। विच लर्निंग डोमेन्स कॉन्स्टिट्यूट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, उसको क्या कहेंगे, इवैल्यूएटिंग, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आज के क्लास में इंग्लिश पेडागोजी में इतना ही रहेगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और क्लास में। अभी इंग्लिश पेडागोजी में एक सीरीज़ में पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक मैराथन क्लास भी दे दूंगा, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको बस एक वीडियो देख कर ही आप एग्जाम्स को क्लियर करने में सफल हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको सभी अपडेट्स हमारी वीडियोस के समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।